गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं नीति पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 7 जैव प्रक्रम। पिछला हम पढ़ चुके हैं, उसमें पोषण। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में परिवहन। परिवहन का अर्थ होता है यातायात, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब किन चीज़ों को लेकर जाना मानव में परिवहन कह रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, जैसे कि भोजन है, भोजन से पोषक तत्वों का, जैसे ऑक्सीजन है और अन्य जो भी पदार्थ हैं, उन सब का शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलाएगा? परिवहन। और तंत्र किसे कहेंगे? तंत्र वो है, जैसे सेल है हम जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कई कोशिकाएं मिलकर कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करती हैं। माने समान संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाती हैं। और ऊतक जो है वो आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। और अंग जो है वो आपस में मिलकर एक समान कार्य करने वाले अंग आपस में मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऐसा तंत्र जो भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर में निरंतर आपूर्ति करते हैं, उस तंत्र को हम कहते हैं संवहन तंत्र। संवहन तंत्र में मतलब भोजन जो हम खाते हैं उसके द्वारा प्राप्त पोषक पदार्थ और श्वसन के द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन आदि पदार्थ जो हैं वो शरीर के एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए शरीर में एक विशेष नलिकाओं की व्यवस्था होती है और कुछ और अन्य अंग होते हैं जो उसमें सहायक होते हैं। सबको मिलकर हम क्या कहते हैं? सबको मिलाकर संवहन तंत्र कहते हैं। तो संवहन तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है हृदय, दूसरा है उसमें से निकलने वाली, पहला है ये हृदय और दूसरा उसमें से निकलने वाली ये रक्त की नलिकाएं, और तीसरा है इन नलिकाओं में बहने वाला ब्लड या रक्त। तो हृदय की संरचना परिवहन तंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसकी संरचना को आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने डायग्राम या चित्र बनाकर रखा है, बहुत ही आसान रूप में बनाया है। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और इसमें इसकी संरचना को पूरा नाम के सहित में आपको याद करना है। तो इसमें हम देखते हैं हृदय जो है, मनुष्य का हृदय एक पेशीय संरचना है और मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय के बाईं ओर शरीर के बाईं ओर स्थित होता है हृदय, और एक मुट्ठी नुमा एक पेशीय संरचना होता है जो पेशीय संरचना होता है जिसमें 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से कोष्ठ होते हैं? ऊपर 2 कोष्ठ होते हैं, दायां लिंग और बायां लिंग। नीचे कोष्ठ होता है दायां निलय और बायां निलय। इस तरह से 4 कोष्ठ होते हैं। चारों कोष्ठ जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों के बीच में विभाजिका होती है, दोनों निलयों के बीच में विभाजिका और दोनों अलिंदों के बीच में एक विभाजिका होती है, जिसके द्वारा रक्त जो है वो रक्त दायां साइड का रक्त जो होता है वो बाएं साइड के रक्त से एकदम अलग रहता है। तो दायां भाग का जो रक्त है कभी भी बाएं भाग से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें विभाजिका पाई जाती है। अब आता है एक एक करके सारे हम नामों को देखते हैं। ये है दायां लिंग, ये है बायां लिंग, ये दायां निलय और ये है बायां निलय। ये बीच में विभाजिका पाई जा रही है। इसकी संरचना और नाम को अच्छे से आपको याद करना है। ये है महाशिरा और ये है महाधमनी। और यहाँ से जो वेंट्रिकल से निकल रहा है या निलय से निकल रहा है, ये है फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी जो कि लंग्स को जाती है या फेफड़े को जाती है। उसके बाद इधर बाएं साइड में आप देख रहे हैं फुफ्फुस शिरा जो कि फेफड़े से रक्त को वापस लेकर आती है। तो इन सारे नामों को आपको इस चित्र के साथ में पहले याद कर लेना होगा अच्छे से। उसके बाद आप इसकी क्रियाविधि को अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो इसमें हृदय में चारों प्रकोष्ठ जो होते हैं, चारों प्रकोष्ठ के बीच में जैसे अलिंद से निलय के बीच में और निलय से खून की नलिकाओं के बीच में इस तरह के वाल्व पाए जाते हैं। और ये वाल्व क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि खून का बहाव जो है वो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, तो वापस नीचे से ऊपर की ओर ना हो, और दूसरा
निलय से खून की नलियों तक जा रहा है तो वापस नलियों से निलय तक ना हो, इसलिए माने खून का बहाव उल्टी दिशा में ना हो, उसके लिए इनमें क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। और उसके अलावा इसमें रक्त की नलिकाएं पाई जा रही हैं हृदय में। देखिए यहाँ से ये दायां अलिंद है, दायां अलिंद, और ये है दायां निलय। दायां निलय से एक रक्त की नलिका निकल कर जा रही है, कहाँ जा रही है, ये फेफड़े में जा रही है, और फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के बाद वहाँ से सिरा के द्वारा वापस लेकर आ रही है, ये कहाँ पर, बायां निलय में। दूसरी एक नलिका और रक्त की पाई जा रही है महाधमनी। ये महाधमनी कहाँ से निकल रही है, बाएं निलय से, बाएं निलय से निकलकर ये शुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाती है, पूरे शरीर में फैलाती है या वितरित करती है। तो ये हो गया हृदय की संरचना। हृदय की संरचना में और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये निलय की दीवार जो होती है मोटी होती है और अलिंद की दीवार पतली होती है। निलय की दीवार मोटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हृदय से हमको हृदय से ब्लड जो है या रक्त पूरे शरीर को फैलाता है और पंप करता है। तो निलय में पंप करने के लिए प्रेशर की या दबाव की आवश्यकता पड़ती है, तो उस दाब को बनाने के लिए यहाँ पर निलय की दीवार जो होती है वो अधिक पेशीय होती है, अधिक मोटी होती है, ताकि प्रेशर के साथ में, दबाव के साथ में खून जो है वो रक्त जो है पूरे शरीर में फैल सके। इसके अलावा इसमें एक और गांठ नुमा संरचना दायां ऑरिकल में पाया जाता है और इसे कहते हैं साइन्यू ऑरिकुलर गांठ। इसको क्या कहा जाता है, साइनो ऑरिक्यूलर गांठ। ठीक है, यहीं से हृदय का संकुचन स्टार्ट होता है या आरंभ होता है। तो हम ये हृदय की संरचना पढ़ लिए। अब देखते हैं कि हृदय में रक्त का बहाव कहाँ से होता है। रक्त का बहाव कहाँ से शुरू होता है, ऊपर दायां साइड में या दायां भाग में हृदय जो है शुद्ध अशुद्ध रक्त होता है, जबकि बाएं भाग में हमेशा हृदय क्या होता है, हृदय का बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त उपस्थित होता है। तो जैसे ही माने पूरे शरीर से खून की शिराएं जो होती हैं वो क्या लेकर जाती हैं, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं कहाँ पर, सबसे पहले आती हैं दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से यह अशुद्ध रक्त आता है दायां निलय में, और दायां निलय से यह अशुद्ध रक्त कहाँ पंप होता है, जब निलय संकुचित होता है तो ये कहाँ पंप होता है, कहाँ जाता है, ये जाएगा फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी से यह कहाँ जाता है, फेफड़ों में, और फेफड़ों में रक्त की शुद्धिकरण होती है, फेफड़ों में रक्त शुद्ध होते हैं, और उसके बाद सिराओं के माध्यम से ये फिर वापस कहाँ आते हैं, रक्त कहाँ आता है वापस, बायां निलय, बायां अलिंद में। अब बाएं अलिंद से रक्त जो है वो कहाँ पहुँचेगा, यह शुद्ध रक्त फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया हुआ है, बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से फिर कहाँ आया, बायां निलय में आया, और बाएं निलय से यह रक्त जो है वो इस महाधमनी के द्वारा इस तरह से पूरे शरीर में खून की नलिकाओं के द्वारा शरीर में पहुंच जाती है, एक एक अंगों और अंगों की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं इन महाधमनी के द्वारा। तो इस तरह से हृदय में खून की नलिकाओं के बहाव का एक चक्र सा बन जाता है, और वो चक्र हम ध्यान से यहाँ पर एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम लेते हैं यहाँ पर दायां यहाँ लेते हैं दायां अलिंद। दायां अलिंद में रक्त कहाँ से आ रहा है, पूरे शरीर से, पूरे शरीर के विभिन्न भागों से रक्त कहाँ पहुँच रहा है, विभिन्न भागों से रक्त जा रहा है दायां अलिंद में। अब दाएं अलिंद से कहाँ गया रक्त जो है वो कहाँ गया, एक चक्र से बन रहा है, दाएं अलिंद से रक्त कहाँ गया, दायां निलय में। अब दायां निलय से रक्त कहाँ जा रहा है पंप होकर, फुफ्फुस धमनी में।
फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से हम देखते हैं, अब रक्त कहाँ गया? फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में जाएगा। फुफ्फुस धमनी से कहाँ जा रहा है रक्त? फेफड़े में। और ये फेफड़े से रक्त वापस किसके द्वारा वापस आ रहा है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ पर आ रहा है? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद से रक्त कहाँ आ रहा है? बायां निलय में। इस तरह से, और बायां निलय से फिर कहाँ पहुंच गया? पूरे शरीर में। तो इस तरह से रक्त के प्रवाह का एक पूरा चक्र बन जाता है और उसको कहते हैं हम रक्त प्रवाह चक्र। तो कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, ये चित्र को स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए करके पूछा जाएगा बोर्ड की परीक्षाओं में। और उसके साथ साथ कभी कभी चित्र के साथ साथ हृदय चक्र का भी वर्णन कीजिए करके आता है। तो ये आप ये दोनों चित्र बहुत अच्छे से बनाकर याद कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड की परीक्षाओं में ये काम आ सके। तो इस तरह से ये हो गया हृदय की संरचना और हृदय का चक्र। हृदय से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और बतानी है कि दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। हृदय में एक शब्द आता है कि परिसंचरण, इसमें दोहरा होता है। तो क्यों कहा जाता है दोहरा परिसंचरण? क्योंकि एक चित्र के माध्यम से इसको भी हम समझ सकते हैं दोहरा परिसंचरण किसे कहेंगे। इस तरह से हृदय जो है वो मान लीजिए 4 चैम्बर में इस तरह से बटा हुआ है। ये कौन सा है? दायां अलिंद। ये कौन सा है? बायां अलिंद। ये क्या है? दायां निलय। दायां निलय। और क्या है? बायां निलय। ठीक है। तो 2 बार इसमें चक्र चलता है खून का। जैसे बायां निलय, यहाँ देखिए बायां निलय से कहाँ जा रहा है? पूरे शरीर में। किसके द्वारा जा रहा है? महाधमनी के द्वारा। तो बायां निलय से हम एक खून की नली का ऐसे चित्र ड्रॉ करेंगे। ऐसे बायां निलय से कहाँ जा रहा है? ये महाधमनी के द्वारा। कहाँ जा रहा है? ये पूरे शरीर में। ठीक है। अब पूरे शरीर से ये कहाँ जाएगा? पूरे शरीर से किनके माध्यम से जा रहा है? फिर से समस्त शिराओं के, महाशिराओं के द्वारा। ये महाशिरा है, ये महाशिरा है। इन महाशिराओं के द्वारा कहाँ पहुंच रहा है? फिर से दायां अलिंद में। इस तरह से तो एक चक्र कौन सा चला? बायां निलय से शुद्ध रक्त जो है यहाँ शुद्ध हो गया है। पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो शुद्ध रक्त यहाँ आया था बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय में। अब बायां निलय से ये कहाँ जा रहा है? पूरे शरीर में। तो ये शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित, हिंदी में कहेंगे इसको ऑक्सीजनित रक्त जो है वो पूरा शरीर में जाएगा। फिर पूरा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के कारण यहाँ पर ये कैसा रक्त हो जाएगा? वी ऑक्सी, इसको लिख ले, वी ऑक्सीजनित ब्लड या रक्त। वी ऑक्सीजनित रक्त कहाँ जा रहा है? दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त। क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि ये पूरे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में डाल दिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कहाँ पहुँच युक्त रक्त जो है या वी ऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँच गया? दायां अलिंद में। तो एक चक्र इस तरह से हुआ। अब दूसरा चक्र कौन सा चलता है कि हम यहाँ से देखिए दायां निलय से कहाँ पहुँच रहा है? फेफड़ों में पहुँच रहा है। तो यहाँ से हम बनाते हैं इस तरह से एक दायां निलय से
कौन सी आर्टरी निकल रही है, कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये कौन सी है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में यह अशुद्ध रक्त, यहाँ आ गया अशुद्ध रक्त, दायानिलय, दायानिलय से ये जा रहा है, कैसा रक्त है ये, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त है, और कहाँ जा रहा है ये, फेफड़े में। ये दूसरा चक्र है, फेफड़े में गया, और फेफड़े में फेफड़ों की कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन मिलाया जाता है, सांस के द्वारा लिया हुआ ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स होता है, और रक्त जो है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर कहाँ पहुँच जाएगा वापस, शुद्ध होकर रक्त जाएगा महाशिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ चला जाएगा ये, बायां, फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ पहुँच गया, बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से फिर कहाँ जाएगा, बायां निलय में, और बायां निलय से फिर ये शुद्ध रक्त फिर कहाँ जा रहा है, पूरे शरीर में, और पूरे शरीर से फिर अशुद्ध जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त है फिर कहाँ आ गया, दायां निलय में, और दायां निलय से फिर दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय में, और दायां निलय से फिर फेफड़े में। तो इस तरह से रक्त का शरीर में 2 बार आना, एक बार तो पूरा शरीर बायां निलय से शरीर से फिर दायां अलिंद, और एक चक्र पूरा हो गया, और दूसरा जो है वो दायां निलय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त फेफड़ा, और फेफड़े से बायां निलय। तो इस तरह से रक्त हृदय में 2 बार आता है, इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेशन पाथ। तो ये हो गया हृदय की संरचना और उसका चक्र, और साथ ही साथ दोहरा परिसंचरण।